देखिए एजीसीएन के साथ एक तरीका और भी है, आप ऐसे भी उसको समझ सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी ने समझाया है। एजीसीएन एक कोवलेंट कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? कोवलेंट। क्लियर? तो इसमें कार्बन के पास तो लोन पेयर है ही नहीं, किसके पास है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। किसके पास है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो जब आप आरएक्स की रिएक्शन करवा रहे हो, ये हमारे सामने है आरएक्स, रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? एजीसीएन। तो बताओ अटैक कौन कर सकता है इसमें? कौन न्यूक्लियोफाइल बन सकता है? क्या कार्बन न्यूक्लियोफाइल यहां बन पाएगा? कार्बन न्यूक्लियोफाइल बन पाएगा? कार्बन के पास लोन पेयर कहाँ है इसमें? क्लियर? तो किसके पास है? नाइट्रोजन के पास। आगे बात समझ में? तो ये करेगा इस पर अटैक और ये बॉन्ड तोड़कर निकलेगा बाहर खटैक। तो बॉन्ड किसकी साइड से बनेगा? नाइट्रोजन की साइड से। किसकी साइड से बनेगा? नाइट्रोजन की साइड से बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर बनेगा आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन हमारे सामने हो जाएगी। क्लियर? चलिए एक हम आगे के लिए अभी से पढ़ लेते हैं, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस। ये हमारे सामने है साइनाइड, इसके हम हाइड्रोलिसिस की बात करें। अगर आप इसकी रिएक्शन H3O प्लस और हीट के साथ करवा देते हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि रिएक्शन विद वाटर, या फिर अगर अपन बात करें ऐसे लिख देता है H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 और साथ में दे दिया है हीट, या फिर अगर अपन बात करें H2O इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस और क्या दे दिया है? हीट। तो इन सभी कंडीशंस पर हमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि कार्बन नाइट्रोजन के सारे बॉन्ड तोड़ दें। कार्बन नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड हैं? तीन। तीनों बॉन्ड हम तोड़ेंगे। क्लियर? और जब भी बॉन्ड तोड़ना हो कार्बन नाइट्रोजन का, तो कार्बन की साइड OH, नाइट्रोजन की साइड H, एक बॉन्ड टूट गया। फिर से दूसरा बॉन्ड तोड़ोगे, कार्बन की साइड OH, नाइट्रोजन की साइड H, दूसरा भी टूट गया। फिर से कार्बन की साइड OH, नाइट्रोजन की साइड H, तीसरा भी टूट गया। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब कार्बन नाइट्रोजन के सारे बॉन्ड तोड़ दें। अब सोचो कार्बन के ऊपर कितने OH आ गए हैं? कार्बन के ऊपर कितने OH आ गए हैं? तीन। पक्का? और दो OH से अपन क्या करेंगे? वाटर रिलीज। तो ये तो बन जाएगा CO। क्लियर? तो यहां पर आपके सामने जो बनकर आएगा कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, और कौन दिखाई देगा? OH। क्लियर? अब देखो इसमें मीडियम कैसा है? बेसिक। OH माइनस है कि नहीं है? तो ये हाइड्रोजन कैसा है? एसिडिक। तो ये H हट जाएगा बेसिक मीडियम में, बस इतना सा फर्क रहेगा। बन जाएगा आपके सामने कार्बोक्सिलेट आयन, और कोई फर्क नहीं, बॉन्ड सारे टूट गए हैं। ये जो आपके सामने हुआ है, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ये आगे आता रहेगा, तो अपने को जब याद ही करना है तो हम इसको टाइमली रिवाइज कर लेते हैं, ताकि चीजें हमारे दिमाग में रहे। ठीक है? उसके बाद अगर आपको पार्शियल हाइड्रोलिसिस करना है, क्या करना है? पार्शियल। पार्शियल का मतलब सारे बॉन्ड नहीं तोड़ने। आप देख सकते हैं यहां पर 98% कंसंट्रेटेड H2SO4। अभी बताऊंगा कब पार्शियल करना है, या फिर लैंग्वेज में ही लिख दे हमारे सामने क्या? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब बॉन्ड तोड़ने, किससे? वाटर से। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में आपको तीनों बॉन्ड नहीं तोड़, कितने तोड़ने हैं? दो। मात्र कितने बॉन्ड तोड़ देंगे? दो। तो ये जो दो बॉन्ड है ये तोड़ दो। क्लियर? तो बताओ जब बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पर OH, नाइट्रोजन पर H, फिर कार्बन पर OH, नाइट्रोजन पर H। बताओ कार्बन नाइट्रोजन में कोई बॉन्ड बचेगा कि सारे टूट गए हैं? एक बॉन्ड बचेगा ना। नाइट्रोजन पर कितने हाइड्रोजन आ गए हैं? दो। कार्बन पर दो OH, क्या बना दोगे? CO। तो यहां पर आपके सामने क्या बनकर आएगा? अमाइड। ये आपके सामने बन जाता है अमाइड। तो साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? अमाइड। आगे बात समझ में? अब यहां पर कंफ्यूजन रहेगा जब कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखेगा। तो अगर H2SO4 की, ध्यान से सुनना, H2SO4 की कंसंट्रेशन 96% से ज्यादा है, 96% से, तो पार्शियल करना, और 96% से कम है तो कंप्लीट कर देना। आगे बात समझ में? तो उसको तो हम लैंग्वेज की फॉर्म में लिखेंगे, पहले इसको निपटाएंगे।
आज या कल में आपको एल्केन की एलपी मिल जाएगी। इसकी एल्केन की, एल्काइल हैलाइड के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कर सकते, बट अभी करेंगे नहीं हम उनको, क्योंकि अभी एलिमिनेशन वाला पार्ट क्या है बाकी। ये याद करने वाली बात है, ये एक दिन में याद नहीं होगी, धीरे धीरे कई बार ये आएगा और दिमाग में फिक्स हो जाए। निपटा दी हो क्या? आप निपटा दिया है क्या? आजाद में निपटाने की कोई उम्मीद है? निपटा दिया है। देखिए, if H2SO4 is 96 or more concentrated, if H2SO4 is 96% or more concentrated, if H2SO4 is 96% or more concentrated, then partial hydrolysis, then partial hydrolysis, क्योंकि आप जानते हैं हाइड्रोलिसिस बॉन्ड कौन तोड़ रहा है? वाटर, तो वाटर की अमाउंट क्या रहेगी? कम, तो कंप्लीट बॉन्ड नहीं टूट पाएंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो, देन पार्शियल हाइड्रोलिसिस। बता दिया है क्या? क्लियर? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे सामने जो रिएक्शन रहेगी, रिएक्शन नंबर बता दो एक बार। रिएक्शन नंबर 5 लिखिए, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, reaction of alkyl halides with AgNO2, with AgNO2 and NaNO2, NaNO2 oblique KNO2, reaction of alkyl halides with AgNO2 and NaNO2। फिर से NaNO2 एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जैसे आपने CN- में देखा था, बिल्कुल वैसा ही। तो इसके केस में एनसीईआरटी ने बहुत सारी चीजों को क्लियरली नहीं लिखा है। अगर सच्ची बात करें तो एनसीईआरटी ने रायता फैला दिया, और रायता भी ऐसा जिसको समेटा नहीं जा सकता। बहुत सारे लोग तो जानते तक नहीं है कि इसमें होने वाला क्या है। एनसीईआरटी सेफ साइड इसलिए है क्योंकि एनसीईआरटी ने आरएक्स लिखा हुआ है, आरएक्स में आर आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या है कुछ मेंशन नहीं किया, तो वो सेफ साइड है, उसको 100% गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन मेरे 10 साल के कैरियर में मुझे पढ़ाते हो गया, मैं मेरे भी टीचर्स नोट्स देखते हैं, मैं भी कई बार टीचर्स की नोट्स देखता हूं, तो मुझे तो मेडिकल में तो कोई ऐसा टीचर आज तक मिला नहीं जिसने उसको बहुत सही तरीके से लिखा। मतलब जो एग्जाम्पल उस चीज को समझाने के लिए लिए गए हैं वो एग्जाम्पल क्या है? गलत। उनका मेजर प्रोडक्ट वो बनता ही नहीं जो कि मेडिकल के टीचर उनको लेकर समझा रहे हैं। यस, मैं जानता हूं ये लेक्चर है, कुछ दिनों बाद टेलीग्राम पर भी आएंगे, लेकिन सच्चाई यही है। बहुत सारे टीचर से मेरा डिस्कशन भी हुआ है, हवा ही नहीं है कि एनसीईआरटी ने यहाँ पर क्या रायता फैलाया। क्लियर? देखिए, अगर अपन बात करें NaNO2 में, तो हमारे सामने रहेगा NO2 माइनस। क्लियर? आधे ज्यादा लोगों से तो इनकी स्ट्रक्चर नहीं बन रही। NaNO2 में NO2 माइनस, इट इज ए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, वही कहानी है इसकी भी, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के केस में मेजर क्या बनेगा ये इतना आसान नहीं। ठीक है, मैंने Na+K+ नहीं लिखा क्योंकि वो जानते हो तो उन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही। अब ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल इसलिए है क्योंकि ये अटैक कर सकता है
नाइट्रोजन के थ्रू भी, बिकॉज नाइट्रोजन एंड लोन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट एंड इट कैन अटैक थ्रू ऑक्सीजन। इसलिए नहीं है कि किसके पास ऑक्सीजन से अटैक है, नहीं, यहां से अटैक करे वहां से अटैक करे, प्रोडक्ट तो क्या बनेगा, सेम, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेंगी वो कैसे बनेंगी, इक्विवेलेंट। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो दोनों साइड में से किसी भी साइड से अटैक हो, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। कोई सा भी ऑक्सीजन अटैक कर ले, प्रोडक्ट तो क्या बनेगा, सेम। तो इसलिए नहीं है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कि इसके पास दो ऑक्सीजन है, नहीं, इसलिए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है बिकॉज इट कैन अटैक थ्रू नाइट्रोजन और इट कैन अटैक थ्रू ऑक्सीजन एंड इट कैन फॉर्म टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर। अब इसके अंदर बात सुनना, मैं रिलेट करता हूं फिर से CN माइनस के साथ। अगर आपको याद हो तो CN माइनस में भी आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिलिक नेचर था। यहां पर रेजोनेंस आपको देखने को मिलता है, ये बॉन्ड इधर टूट जाता है। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो जो है नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। तो बहुत सारे लोग तो CN माइनस में रेजोनेंस मानते नहीं, उनको तो पहले खुद को समझने की जरूरत है, ठीक है। ये हमारे सामने है। अब CN माइनस में भी कभी ये कार्बन की साइड से अटैक करता है, कभी ये नाइट्रोजन की साइड से। अगर मैंने बोला था बॉन्ड तोड़ना हो तो कार्बन की साइड से, अगर बॉन्ड ब्रेकिंग में न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व है, न्यूक्लियोफाइल, तो कार्बन की साइड से अटैक करेगा बिकॉज इट इज बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर। यानी कि अगर हम बात करना चाहें और भी बढ़िया तरीके से बात कर लेते हैं, बताइए न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड कहां तोड़ता है, SN1 में या SN2 में। SN1 में तो न्यूक्लियोफाइल का नाम ही, पूरा काम ही आपका सॉल्वेंट करके जाता है। तो अगर SN2 में अटैक करवाना है तो अटैक किसकी साइड से करवाएंगे, कार्बन की साइड से। और अगर बॉन्ड टूट चुका है तो फिर अटैक कहां से होगा, नाइट्रोजन की साइड से। मतलब अगर कंडीशन किसकी है, SN1 की है, SN1 की कंडीशन है तो अटैक किसकी साइड से होगा, नाइट्रोजन की साइड से। और SN2 की कंडीशन है तो अटैक किसकी साइड से होगा, कार्बन की साइड से। आप देख सकते हैं ये लेस CN वाला है, क्लियर। यहां पर अगर अपन बात करें, आप ये भी कह सकते हो कि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की साइड से अटैक करेगा, बेटर न्यूक्लियोफाइल रहेगा। और SN1 कंडीशन में कहां से अटैक करेगा, मोर EN की साइड से अटैक करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा किस पर रहेगा, नाइट्रोजन पर, क्लियर। तो इसी प्रकार से आप यहां पर भी बात कर सकते हैं NaNO2 के अंदर। बताइए अगर कंडीशन हमारे सामने कैसी है, कंडीशन कैसी है SN2 की, कंडीशन कैसी है SN2 की, तो विच वन इज बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, विच इज बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। आगे बात समझे, लेस EN, क्लियर। तो उस कंडीशन में अटैक कहां से करवाना है, नाइट्रोजन की साइड से। तो अगर यहां से अटैक करवाओगे, अगर रिएक्शन की कंडीशन क्या है, SN2, क्लियर। और अगर अपन बात करना चाहें कंडीशन रिएक्शन की कौन सी आ गई है, SN1, तो SN1 में कहां से अटैक करवाओगे बताओ, मोर EN की साइड से, पक्का, यस। और मोर EN की साइड से कौन रहेगा हमारे सामने, नाइट्रोजन। तो SN1 की कंडीशन पर हमारे सामने जो ऑक्सीजन, वही तो बातें बताई, अलग अलग थोड़ी बताई कि मोर EN किसकी होती है, sp3 ऑक्सीजन आपके sp2 नाइट्रोजन का EN में पापा होता है। भूल गए हो क्या, मॉडिफाइड EN है, सब गुड़ गोबर कर दो। तो यहां पर नेगेटिव, जहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, केटायन में तो अटैक वही करेगा। तो SN1 में अटैक करेगा किसकी साइड से, ऑक्सीजन की साइड से। और SN2 में अटैक करेगा किसमें, ये कंडीशन एनसीईआरटी ने स्पेसिफाई नहीं, बच गया एनसीईआरटी, बहुत जबरदस्त लेवल पर लिख कर गया है। इसको समझाएं तो बहुत सारे लोगों की पोल खुल जाएगी। अगर इसको रियलिटी पर लेकर आ जाएं तो बहुत सारे लोगों की पोल खुल जाएगी। हालांकि बहुत सारे लोग तो ये सब बातें जानते भी नहीं है, तुम नहीं जानोगे, ड्रॉपर बच्चा जो 2-3 से पढ़ता है वो जानता है कि पिछले वाले ने तो ऐसी बातें भी नहीं की थी। तो अभी के लिए इतना ही छापोगे, फिर अगले स्लाइड पर अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने यहाँ पर बहुत सारी बातें की नहीं। ये एरो अटैक बता रहे हैं ना,
SN2 में किसकी साइड से, नाइट्रोजन की साइड से, और SN1 में किसकी साइड से, ऑक्सीजन की साइड से। SN2 में लेसियन की साइड से, SN1 में मोरियन की साइड से। अब कंडीशन क्या रहेगी, वो एनसीईआरटी ने स्पेसिफाई ही नहीं की। लेकिन हाँ इतना कह सकता हूं, जो एग्जाम्पल लोग समझाने के लिए लेते हैं वो गलत आंसर देते हैं, उसका आंसर क्या रहता है, गलत। तो यहाँ पर अपने को एनसीईआरटी के साथ चलना पड़ेगा। RX लिखेंगे, बताएंगे ही नहीं कि आर प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, SN1 की कंडीशन है या SN2 की कंडीशन है, बस आगे बढ़ना ही पड़ेगा। निपटा दिया है क्या? अब तो निपटा दिया होगा। चलिए, अब निपटाया क्या? ठीक। तो यहां पर मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, RX में R भी स्पेसिफाई नहीं करूंगा। रिएक्शन जो है वो कहां से करवा रहे हैं हम, NaNO2 के साथ। किसके साथ करवा रहे हैं, NaNO2 के साथ। नाउ द कंडीशन इज नॉट स्पेसिफाइड। आपको जब तक RX नहीं पता चलेगा आप बता ही नहीं सकते कि SN1 होगा या SN2 होगा। तो उसने एनसीईआरटी ने कुछ लिखा ही नहीं है। तो यहां पर जो उसने प्रोडक्ट बना दिया है वो अटैक किस साइड से करवाया हुआ है, ऑक्सीजन की साइड से। किसकी साइड से, ऑक्सीजन की साइड से। और इसको बोलते हैं बेटा हम एल्केन। क्या बोलते हैं, एल्केन नाइट्राइट। क्या बोलते हैं, एल्केन नाइट्राइट। ठीक है। और जब रिएक्शन AgNO2 के साथ करवाई हुई है तो अटैक किसके साइड से करवाया हुआ है, नाइट्रोजन की साइड से। हालांकि एनसीईआरटी यहां पर बिल्कुल सही नहीं है, यहां बना दिया उसने नाइट्रो एल्केन। क्योंकि मैं यहां पर कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं स्पेसिफिक एग्जाम्पल लूंगा तो एनसीईआरटी गलत हो जाएगा। और एनटीए है, किसके साथ जाएगा ये थोड़ा सा मुश्किल है। नहीं नहीं, जरूरी नहीं एनसीईआरटी के साथ ही जाए, ये एनटीए, ये कुछ भी कर सकता है, इसका आंसर कुछ भी जा सकता है। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी के साथ जाने के चांसेस क्या हैं, ज्यादा। अगर किसी अच्छे टीचर ने पेपर बनाया तो वो एनसीईआरटी के साथ नहीं जाएगा, तो एनसीईआरटी के साथ नहीं जाएगा। और किसी ने एनसीईआरटी की लाइनों से पेपर बनाया तो फिर वो एनसीईआरटी के साथ चला जाएगा। हालांकि एनसीईआरटी को पूर्णतः गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसने आरएक्स बताया नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी, छोड़ दिया मास्टर के हवाले। तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो रायता फैलने की उम्मीद है। लेकिन बहुत सारों को तो पता भी नहीं कि यहाँ पर रायता भी फैल सकता है, वो तो फुल 100% कॉन्फिडेंस से बना के जाते हैं। इस पर इतनी बात करेंगे, इससे ज्यादा बातें नहीं करें। निपट गई है रिएक्शन। अगली रिएक्शन, तो इसमें तो बस यही ध्यान रख लेना, क्या यही पूछेंगे, जब भी तुमसे पूछेंगे पेपर में भी पूछेंगे तो RX रहेगा, इधर NaNO2 और इधर AgNO2, बस यही आता रहेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। आपको भी लग गया है कि बहुत ज्यादा इसने कुछ समझाया नहीं, क्योंकि मैं समझा नहीं सकता, हाथ बंधे हुए हैं मेरे। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर कौन सी है, 6 है क्या, हाँ इस पर डिटेल में चर्चा लिखेंगे। रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, reaction of alkyl halides, reaction of alkyl halides with ammonia and its derivatives, reaction of alkyl halides with ammonia and its derivatives, reaction of alkyl halides with ammonia and its derivatives, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ करवाएंगे रिएक्शन। सबसे पहले मेरी एक बात को समझिएगा, अमोनिया क्या एक न्यूक्लियोफाइल होता है, यस आप जानते हैं, इट हैज लोन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट। और अमोनिया के डेरिवेटिव का मतलब क्या है, नाइट्रोजन का H हटाकर क्या लगा दोगे, R। तो एक H हटाकर लगाओगे तो एक R लग गया, तो इसको 1 डिग्री अमीन बोल दो, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है, बिकॉज इट हैज लोन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट। फिर अगर आपने एक से ज्यादा H हटा दिए, मान लीजिए 2 हटा दिए हैं, तो ये भी आपके सामने क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अमीन। बट ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है, बिकॉज नाइट्रोजन हैज लोन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट।
तो अगर आपने तीनों ही एच हटा दिए हैं तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों के सामने 3 डिग्री अमीन। और इसमें भी आप जानते हैं नाइट्रोजन हैज लोन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट। क्लियर। तो अमोनिया और उसके जो डेरिवेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। एक बात बताइए, क्या एनिलीन भी एक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है? क्या एनिलीन भी एक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? अच्छा, इसके लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हैं। तो अमोनिया सॉरी एनिलीन एक बेस होता है कि नहीं होता है? एनिलीन एक बेस है कि नहीं है? अरे अगर मैं आपसे पूछूं एनिलीन और अमोनिया में से अच्छा बेस कौन है? अमोनिया। मैंने खुद आंसर दे दिया क्योंकि तुम गलत देते, उससे मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाता। क्लियर। यहां पर लोन पेयर कैसे हैं? लोकलाइज। और यहां पर कैसे हैं? डीलोकलाइज। तो बेसिक स्ट्रेंथ डीलोकलाइजेशन से कम होती है, खत्म नहीं होती है। ये बेस ही नहीं रहा। हाँ, ये घटिया बेस और वो अच्छा बेस है, बस इतना सा फर्क पड़ जाता है। आगे बात समझ में? चलिए, तो इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये बताया मैंने अमोनिया और उसके डेरिवेटिव जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो रिएक्शन में एक नया न्यूक्लियोफाइल आ गया है। रिएक्शन होने का अंदाज क्या रहेगा? सेम। आप जानते हैं एक्स को कोई न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा आइदर SN1 से या SN2 से। बता दिया है क्या? चलिए देखिए, अब हम पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं। हमारे सामने दिया हुआ है CH3CH2Br। क्लियर। रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है? रिएक्शन करवाई गई है मिथाइल अमीन के साथ। क्लियर। और ये किस में दिया हुआ है? एक्सेस में हमारे सामने। ये नहीं निकल एक्सेस, ये हमारे सामने किस में दिया हुआ है? एक्सेस में दिया हुआ, मतलब इसकी अमाउंट क्या है? ज्यादा। और रिएक्शन करवाई जा रही है किसकी प्रेजेंस में? Na2CO3, या फिर आप ले लेते हो K2CO3। क्लियर। अभी समझेंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। अब आप समझिए, आपका जो एल्काइल हैलाइड है, ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को क्या आप SN1 रिएक्शन से ले जाना पसंद करेंगे? क्या आप इसको हटा के प्राइमरी केटाइन बना देंगे? जब तक कि कोई फोर्सफुली ना बनाए तब तक हमें ऐसा नहीं करना है। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहां से जाना पसंद करेगा? SN2। अब बताइए SN2 कैसे होगा? आप खुद बताइए SN2 कैसे होगा? ये करेगा, ये कौन सा कार्बन रहेगा हमारे सामने? अल्फा। यहां पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव। ये करेगा इस पर अटैक और ये बॉन्ड टूटेगा खटैक। सो रिएक्शन विल प्रोसीड वाया SN2। जब भी कोई अपने लोन पेयर से अटैक करता है, जब भी कोई अपने लोन पेयर से अटैक करता है, तो बताइए नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। मैं एक एच को जानबूझकर अलग से लिख रहा हूं। नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नॉर्मली हम ये हटा देते हैं, एच को सीधा ही हटा देते हैं। जब भी अटैक करवाते हैं तो एच हटा देते हैं, सीधा ही ना। लेकिन अब मैं इस K2CO3 या फिर Na2CO3 का रोल एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखिए, आपने रिएक्शन के अंदर लिया हुआ है K2CO3 या Na2CO3, जिसमें क्या रहेगा? CO32 माइनस। क्लियर। एनायन। बताइए एनायन का पहला काम क्या रहेगा? डीप्रोटोनेशन। तो जब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से अटैक करेगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए बेस लिया जाएगा। क्लियर। ये यहां से किसको चुरा कर ले जाएगा? H प्लस को। H प्लस बनाकर ले जाएगा, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस पर जाएंगे? नाइट्रोजन। तो बताइए नाइट्रोजन पर लोन पेयर लौट कर आ गया है कि नहीं लौट कर आ गया है? नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर लौट कर आ गया है, ये आ गया है वापस। तो ये वापस से क्या बन गया है? न्यूक्लियोफाइल। अब इट हैज लोन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट। और ये किस में ले रखा आपने? एक्सेस में। तो उसके साथ फिर टकराएगा ये। क्लियर। अगर फिर से टकराएगा तो रिएक्शन फिर से हो जाएगी। ये रहेगा CH3CH2Br। यहां पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव। ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। रिएक्शन विल प्रोसीड वाया SN2 मैकेनिज्म। बताइए नाइट्रोजन पर फिर से कैसा चार्ज आ जाएगा? नाइट्रोजन पर फिर से कैसा चार्ज आ जाएगा? नाइट्रोजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यह आ गया है पॉजिटिव चार्ज। क्यों आया पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि इसने लोन पेयर से अटैक किया है। इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया हुआ है? K2CO3 या NO2CO3।
जिसमें CO3 माइनस एक बेस का काम करेगा और यहां से किसको चुरा ले जाएगा, H प्लस। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन को मिलेंगे, नाइट्रोजन को मिलेंगे तो नाइट्रोजन पर वापस से क्या आ गया है, लोन पेयर। पक्का, वापस से लोन पेयर आ गया। वापस से लोन पेयर आने का मतलब क्या है, क्या बन गया है, ये न्यूक्लियोफाइल। और ये किस में है, एक्सेस में। फिर से रिएक्शन करेगा। अगर फिर से रिएक्शन करेगा तो बताइए मैकेनिज्म कौन सा रहेगा, SN2। ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड तोड़कर निकलेगा खटैक। बताइए नाइट्रोजन के ऊपर फिर से कैसा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव। लेकिन क्या इस बार पॉजिटिव चार्ज का कुछ कर पाओगे आप, नहीं, क्योंकि इस बार हाइड्रोजन, तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पर साथ में कौन रहेगा, Br माइनस। तो इसको बोलते हैं हम क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बन गए हैं, 4। तो इसको बोलते हैं क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। ये हमारे सामने बनकर आ गया है। अब मुद्दे की बात यह है कि सर हमें रिएक्शन करवानी पड़े तो क्या हम इतनी बार रिएक्शन करवाएंगे, नहीं। आप देखो, अगर ये एक्सेस में दिया हुआ है तो ये बार बार रिएक्शन करेगा। अगर ये एक्सेस में दिया हुआ है तो नाइट्रोजन इसके साथ कितनी बार रिएक्शन कर सकता है, सोचो। सबसे पहले किससे अटैक करेगा, लोन पेयर से। तो इसके Br को हटाकर खुद यहां पर लग जाएगा। क्लियर। फिर इस पर कैसा चार्ज आया होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज को कौन हटा देगा, Na2CO3 या K2CO3 हटा देगा। तो वापिस से लोन पेयर आ जाएंगे। क्लियर। फिर से वो अटैक करेगा, फिर से कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। फिर H हट जाएगा, फिर से अटैक करेगा। तो मुद्दे की बात क्या है कि एक बार तो इसने अटैक किया लोन पेयर्स, ठीक है, फिर इसका H हटा लिया गया, लोन पेयर वापस आया, फिर से इसने अटैक किया, फिर से इसका H हटा लिया गया और लोन पेयर वापस आया, फिर से इसने अटैक किया। तो एक बार तो अटैक किया लोन पेयर के नाम पर और 2 बार H हटाकर आपने लोन पेयर जनरेट किया। H हटाया, लोन पेयर आया। फिर से अगर अपन बात करना चाहें, H हटाया, लोन पेयर आया। तो कुल मिलाकर कितनी बार रिएक्शन किसने, 3 बार। जितना लोन पेयर और हाइड्रोजन है ये उतनी बार रिएक्शन कर सकता है। अभी एक बार डायरेक्ट आंसर देंगे। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने दिया हुआ है H है, H। क्लियर। सीधा आंसर देना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहां पर हमारे सामने है H, रिएक्शन करवाई गई है CH3Br और ये किस में दिया है, एक्सेस में। सीधा बताओ क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट, कितनी बार अटैक कर सकता है ये, 2 बार। एक बार तो लोन पेयर के नाम का और एक बार हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हट जाएगा ना लोन पेयर जब अटैक करेगा। तो यहां पर 2 बार रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट क्या बनेगा, दोनों बार नाइट्रोजन पर पहले H हटकर कौन आएगा, CH3। फिर से कौन आएगा, CH3 और कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। यही प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बता सकते हैं। अगर ये एक्सेस में है तो उतनी बार रिएक्शन होगी जितने इस पर हाइड्रोजन और लोन पेयर। आगे बात समझे, छापेंगे, आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी निपटाएंगे। पहले इसने अटैक किया, आप तो ऐसे भी कर सकते हो, ये करेगा अटैक, H हटा के सीधा ये प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, लोन फिर वापस आएगा। ये किस में दिया हुआ है, एक्सेस में। तो बने हुए प्रोडक्ट के साथ ये फिर से क्या करेगा, रिएक्शन। तो जब तक इस पर लोन पेयर आता रहेगा तब तक ये रिएक्शन करता रहेगा। ये लोन पेयर रहेगा तब तक ये क्या रहेगा, न्यूक्लियोफाइल। निपटा दिया है क्या।
एक क्वेश्चन और लिखा हुआ, उसका भी जवाब देंगे जल्दी से। निपटा दिया है क्या? अगले क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे? कितनी बार अटैक कर पाएगा? एक बार। ये करेगा इस पर अटैक और बी आर बाहर निकलेगा, अटैक, खत्म हो गई रिएक्शन। और हम उल्टा कर दें, न्यूक्लियोफाइल को एक्सेस में ले लें तो फिर प्रोडक्ट को बार बार अटैक करने की जरूरत नहीं रहेगी, फिर तो नया न्यूक्लियोफाइल ही रिएक्शन करता रहेगा। क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट की फॉर्मेशन हमारे सामने हो जाएगी। निपटा दिया है सभी ने? पक्का? चलो और धीरे धीरे लिखो। एक दो दिन की छुट्टी के आ जाती है फिर तो सारा रिदम ही ब्रेक हो जाता है, आने में बहुत तकलीफ होती है। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो मंडे को आए ही नहीं होंगे, कि एक दिन की तो बात है, वैसे भी क्या ही पढ़ लेंगे। अब आगे बढ़ सकता हूं? चलिए, अगर रिएक्शन में कुछ ऐसा कर दिया जाए, न्यूक्लियोफाइल को एक्सेस में दे दिया जाए, मान लीजिए हमारे सामने एनिलीन है एंड दिस इज गिवन इन एक्सेस। इस बार जो एक्सेस है वो बदल दिया है, CH3Br। कैन यू टेल मी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? देखिए सबसे पहले ये सोचो कि यहां पर अगर अपन बात करें, ये करेगा इस पर अटैक और ये बाहर निकलेगा खटैक, लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दिया इसने, कौन सा रहेगा? SN2। नाइट्रोजन कोई भी जब अपने लोन पेयर से अटैक करता है तो एक एच हटा देते हैं अपन, ये लीजिए एच हटा दिया है और क्या जोड़ दिया है? CH3। बाहर कौन निकल गया? Br माइनस। अब बताओ दोबारा जब रिएक्शन होगी तो इसको अटैक करना चाहिए क्या? इसको अटैक करना चाहिए कि इसको? क्योंकि इस बार आपका एक्सेस में कौन है? न्यूक्लियोफाइल। ये ज्यादा रहेगा कि वो ज्यादा रहेगा? ये तो बार बार ये रिएक्शन करेगा। वापिस चलो, क्योंकि अभी तक तुम्हें चीजें समझ में नहीं आई। इससे पहले आपने ये एक्सेस में ले रखा था, क्लियर? तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई और ये क्या बन गया? प्रोडक्ट। तो ये बने हुए प्रोडक्ट के साथ फिर टकराएगा, क्लियर? तो यहां पर इसको रिएक्शन करनी ही पड़ेगी, लेकिन इस बार उल्टा है, एक्सेस में किसको लिया है? न्यूक्लियोफाइल। अगर ये टकराएगा भी दोबारा तो ये नहीं करेगा रिएक्शन, कौन करेगा? ये, क्योंकि इसका अमाउंट क्या है? ज्यादा। तो अगर आपने न्यूक्लियोफाइल एक्सेस में ले लिया है तो हर बार नया न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेगा, बना हुआ प्रोडक्ट आपका रिएक्शन करने वाला नहीं है। बस इतनी सी रिएक्शन। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने आएगी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। नंबर बताओ कौन सा है? 7 हमारे सामने रहेगा। हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। इनमें हम हेलोजन्स को क्या कर देंगे? एक्सचेंज कर देंगे। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। एनसीईआरटी ने ये रिएक्शन प्रिपरेशन मेथड में दी है। किसमें दी है? प्रिपरेशन मेथड के अंदर दी है। तो हमने इनको केमिकल रिएक्शन के अंदर ले लिया है। पहली रिएक्शन हमारे सामने रहेगी, इसमें दो रिएक्शन है, पार्ट ए पार्ट बी करके पढ़ेंगे। पार्ट ए, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, इट्स ए नेम रिएक्शन। 12th बोर्ड की नेम रिएक्शन है भाई, ये ध्यान रखना, बोर्ड में पूछता है व्हाट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन, नेम रिएक्शन है। और दूसरा हमारे सामने रहेगा स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या रहेगा? स्वार्ट्स रिएक्शन। दो रिएक्शन हमारे सामने रहेंगी, वन इज फिंकलस्टीन एंड वन इज स्वार्ट्स। पहले हेडिंग पढ़ो, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। मतलब वन हेलोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय अदर। एक हेलोजन को दूसरे हेलोजन से हम यहां पर क्या कर देंगे? रिप्लेस। और काफी इस चैप्टर में एक ये रिएक्शन आती है, नेम रिएक्शन। जो आपका एल्काइल हैलाइड चैप्टर है उसमें नेम रिएक्शन दो ही हैं, एक तो फिंकलस्टीन और एक स्वार्ट्स, क्लियर?
तो ये नेम रिएक्शन पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में भी। बोर्ड वाला ज्यादा मुश्किल हो जाता है एज कंपेयर टू नीट, क्योंकि नीट में तो रिएक्टेंट दिया होता है तो प्रोडक्ट बनाना होता है, लेकिन बोर्ड में तो पूछ लेता है व्हाट इज फिंकरस्टीन रिएक्शन एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल। तो आपको रिएक्टेंट भी खुद से याद रखने पड़ते हैं कि फिंकरस्टीन रिएक्शन के रिएक्टेंट्स क्या है। तो बोर्ड ज्यादा मुश्किल रहता है एज कंपेयर टू नीट। बट अपन क्या सोचते हैं उल्टा कि बोर्ड तो हम निपटा ही देंगे, बोर्ड में चल जाता है पीवाईक्यू करने से, नीट में काम नहीं चलेगा। चलिए सबसे पहले रिएक्शन लेते हैं नंबर ए रिएक्शन। कौन से लेते हैं? नंबर ए रिएक्शन, दैट इज फिंकरस्टीन रिएक्शन। फिंकरस्टीन रिएक्शन की अगर अपन बात करना चाहें, फिंकरस्टीन रिएक्शन की अगर अपन बात करना चाहें तो पहले इसके अंदर लिखेंगे, फिर हम इस रिएक्शन को भी समझेंगे। स्टेटमेंट एआर टाइप क्वेश्चन यहां से कंफर्म बनेगा ही बनेगा, बनता है यहां से क्वेश्चन। पहले रिएक्शन को हम डिस्कस करते हैं, फिंकरस्टीन रिएक्शन। लिखिए इसके अंदर, यूजिंग दिस रिएक्शन, using this reaction, using this reaction, using this reaction, alkyl iodides are prepared. Using this reaction, alkyl iodides are prepared. Using this reaction, alkyl iodides are prepared from alkyl chlorides, from alkyl chlorides, from alkyl chlorides and alkyl bromides, from alkyl chlorides and alkyl bromides। इस रिएक्शन का इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं? एल्काइल आयोडाइड। क्लियर? कहां से? एल्काइल क्लोराइड से और एल्काइल ब्रोमाइड से। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे स्टार लगाकर, एल्काइल फ्लोराइड्स आर नॉट यूज्ड एज रिएक्टेंट। एल्काइल फ्लोराइड्स आर नॉट यूज्ड, एल्काइल फ्लोराइड्स are not used as reactants in Finkelstein reaction. Alkyl fluorides are not used as reactant in Finkelstein reaction. Finkelstein reaction में alkyl fluorides का आप इस्तेमाल कभी भी नहीं करोगे। क्लियर? एक जबरदस्त बात मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए, जबरदस्त बात। मान लीजिए अगर आपके सामने ये दिया हुआ है RCH2F, आपने अभी तक कुछ ऑब्जर्व किया है कि हमने बहुत सारे रिएक्शंस किए हैं, रिएक्शंस में X या तो क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन रखा है, हमने X अभी तक क्लोरीन कभी नहीं रखा। क्लियर? जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो जबरदस्त बात है, ध्यान से सुनना। इस बात को सुनने के बाद बहुत सारे कंफ्यूजन आपके क्या हो जाएंगे? दूर। जो चीजें बच्चे रटते रहते हैं वो कंफ्यूजन आएगा ही नहीं। इस धरती पर आज तक कोई ऐसा न्यूक्लियोफाइल पैदा नहीं हुआ जो फ्लोरीन को बाहर निकाल SN2 से। ऐसा कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है कि ये करे अटैक और ये बाहर निकले घटाए। अगर आपने ऐसी रिएक्शन कर दी है तो समझ लेना आपसे गलती नहीं, क्या हो गया है? पाप, और पापी कहलाएंगे आप लोग। ये SN2 से कभी बाहर निकलता ही नहीं है। कारण जो बाहर निकल कर आया है ना F-, वो बहुत ही घटिया लिविंग ग्रुप होता है। आप जानते हैं F-, Cl-, Br-, I- में सबसे वीक जो आपका सबसे घटिया जो लिविंग ग्रुप है वो F- है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो F- कभी भी बाहर नहीं आए। तो अगर आपने न्यूक्लियोफाइल की मदद से F- को बाहर निकाल दिया है, इसका मतलब आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। F- जो आपके सामने होता है, F- ये बैड लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है? बैड लिविंग ग्रुप होता है। ये बाहर इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं है। और अगर आपने इसको SN2 से बाहर निकाल दिया तो यकीन मानिए आपसे जीवन का सबसे बड़ा पाप हो गया है। क्लियर? ये बिल्कुल मेडिकल के स्टूडेंट की तरह ही होता है, जो आता है रूम को किराए पर लेता है और फिर उस रूम पे कब्जा कर लेता है, 3-4 साल तक जाता ही नहीं है। अगर मकान मालिक बाहर रेंट वाला बोर्ड लगाना है भूल जाता है, अवेलेबल फॉर रेंट लगाता ही नहीं है। कोई पूछने भी आता है कि आपके यहाँ कमरा खाली है तो बोलते हैं वो ऊपर एक रह रहा है उससे पूछ लो कब खाली करेगा, पिछले 4 साल से तो खाली किया नहीं है। ऐसा है फ्लोरीन, बाहर निकलता ही बैड लिविंग ग्रुप है। तो अब आपके दिमाग में एक बात समझ में आ गई है, क्या? कि फ्लोरीन को तो आप हटा ही नहीं सकते और हमें हैलोजन एक्सचेंज करना है इस रिएक्शन में, एक हैलोजन को दूसरे हैलोजन से बदलना है।
और फ्लोरीन को तो कोई न्यूक्लियोफाइल हटा ही नहीं पाएगा, इसलिए हम इसको फिंकरस्टीन रिएक्शन में एज ए रिएक्टेंट इस्तेमाल में नहीं लेते हैं। मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे। यहां पर हमारे सामने रहेगा एक्स। बताइए एक्स कौन हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है। एक्स यहां पर फ्लोरीन नहीं हो सकता। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ? NaI के साथ। किसके साथ? NaI के साथ। क्लियर? रिएक्शन विल बी कैरिड आउट इन ड्राई एसीटोन। किसमें करवाया जाएगा? ड्राई एसीटोन के अंदर रिएक्शन को करवाया जाएगा। यहां पर जो सॉल्वेंट है वो बहुत ही सोच समझ कर इस्तेमाल में लिया गया है। जो सॉल्वेंट है वो बहुत ही सोच समझ कर इस्तेमाल में लिया गया है। रिएक्शन किस प्रकार से होगी आपको समझ में आ गया है। एसीटोन कैसा सॉल्वेंट होता है? पोलर एप्रोटिक। क्लियर? यहां पर ये क्या रहेगा? Na+ और I-। क्लियर? तो रिएक्शन इस प्रकार से होगी, ये करेगा इसके ऊपर अटैक और ये बॉन्ड तोड़कर निकलेगा खटैक बाहर। अगर ऐसा हुआ तो बताइए किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? Ri। और साथ में कौन बन जाएगा आपके सामने? NaX। NaX बोले तो या तो NaCl बनेगा या फिर हमारे सामने बनेगा NaBr। क्लियर? अब आपके दिमाग में आएगा, देखिए नेम रिएक्शन, रिएक्शन तो हमने इससे पहले बहुत पढ़ी है लेकिन किसी केमिस्ट का नाम नहीं आया। नेम रिएक्शन कब आती है? जब कुछ अद्भुत काम करके दिखाया जाए, कुछ ऐसा काम कर दिया जाए जो नॉर्मली होना नहीं चाहिए था, तभी साइंटिस्ट का नाम आता है। बहुत सारी मेडिसिन भी जो है वो केमिस्ट के नाम पर है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया जाता है, केमिस्ट कोई काम करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कुछ ऐसा काम करके दिखाया इसने जो नॉर्मली होना नहीं चाहिए था। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो X है वो रिप्लेस हुआ है, ये हमारे सामने रहेगा Na+ और क्या रहेगा? X-। तो देखो हटने वाला भी कौन है? X- और लगने वाला भी कौन है? X-। तो हेलोजन हेलोजन को ही हटा रहा है, हेलोजन हेलोजन को ही हटा रहा है। तो फिंकरस्टीन रिएक्शन होने का जो कारण होता है ना, वो एक कारण है कि हेलोजन्स अच्छे लिविंग ग्रुप भी होते हैं और हेलोजन्स अच्छे न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। आप जानते हैं हमने लिविंग ग्रुप की कैटेगरी बताई, किसको पढ़ा है? एक्स को पढ़ा है। एक्स में से फ्लोरीन तो क्लियर हो गया कि ये न्यूक्लियोफाइल से नहीं हटेगा। एक्स को पढ़ा है, OH2+ को पढ़ा है, N2+ को पढ़ा है, OHR+। यही तो लिविंग ग्रुप पढ़े हैं। तो हेलोजन्स लिविंग ग्रुप होते हैं कि नहीं होते हैं? यस। तो हेलोजन्स को आसानी से हटाया जा सकता है। ये लिविंग ग्रुप भी अच्छे होते हैं और ये न्यूक्लियोफाइल भी अच्छे होते हैं। तो फिर इस रिएक्शन में सर खास बात क्या है? इस रिएक्शन में खास बात जो है ना वो ये है सॉल्वेंट। कौन है? सॉल्वेंट, एसीटोन। चलिए इसको समझेंगे, वापस आगे छापेंगे। मान लीजिए अगर हम रिएक्शन करवाना चाहते हैं CH3 CH2Cl। क्लियर? रिएक्शन करवाई जा रही है किसके साथ? NaI के साथ। क्लियर? NaI और सॉल्वेंट क्या लिया जाएगा? एसीटोन। और एसीटोन भी कैसा होना चाहिए? ड्राई। ड्राई का मतलब वाटर वहां पर नहीं होना चाहिए। अब देखो, या तो मैं बताऊं ही नहीं आपको रियलिटी, रियलिटी नहीं बताऊंगा तो आप कभी जीवन में एनसीईआरटी की बातें नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या अटैक, वो बॉन्ड बना खटैक, आपके क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। लेकिन आप धर लिए कब जाओगे? जब स्टेटमेंट पूछे तब धर लिए जाओगे। अब आप बात करें तो यहां पर है पार्शियल नेगेटिव, यहां पर है पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर? यहां पर रहेगा Na+ और I-। ये करेगा इसके ऊपर अटैक, बॉन्ड टूटेगा खटैक। और बताइए क्लोरीन की जगह कौन ले लेगा? क्लोरीन की जगह कौन ले लेगा? आयोडीन। और बाहर कौन निकल जाएगा? NaCl। अभी मैं आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर करूंगा। अगर मान लीजिए हमारे सामने कुछ ऐसा होता CH3 CH2Br। क्लियर? रिएक्शन करवाई जा रही है किसके साथ? NaI के साथ, जिसमें Na+ और I- हमारे सामने होता है। रिएक्शन करवाई गई है एसीटोन में। क्लियर? और एसीटोन भी कैसा लेना है? ड्राई। ना लिखे तो भी हमें मानना है कि ड्राई रहेगा। बताइए रिएक्शन कैसे होगी? यहां पर पार्शियल नेगेटिव, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल भी है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट भी है, पूरी कंडीशन किसकी है? SN2। तो रिएक्शन यहां पर कौन से मैकेनिज्म से जाती है? SN2। ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। क्लियर? अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। यहां पर कौन लगा हुआ मिलेगा? आयोडीन। और बाहर कौन निकल जाएगा? Br-। पक्का? अब इस रिएक्शन के होने का कारण क्या है? कि हेलोजन्स आर गुड लिविंग ग्रुप एज वेल एज गुड न्यूक्लियोफाइल। अगर सर गुड लिविंग और गुड न्यूक्लियोफाइल है तो ये रिएक्शन इधर जा सकती है, तो ये रिएक्शन इधर भी आ सकती है। बल्कि आयोडीन तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, समझना इंपॉर्टेंस। आयोडीन तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, जल्दी हटेगा। और आपने सॉल्वेंट कैसा लिया है? एसीटोन, दैट इज पोलर एप्रोटिक। और पोलर एप्रोटिक में सॉल्वेंट का कोई रोल होता ही, जो अच्छा बेस वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल। तो आप समझिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि एसीटोन के अंदर I- अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या Cl- अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो Cl- अच्छा न्यूक्लियोफाइल है।
पोलर एप्रोटिक में डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। तो कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, आई माइनस या बी आर माइनस एसीटोन के अंदर, तो आप बोलोगे बी आर माइनस। जो अच्छा बेस है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और जो मोर स्टेबल एनायन होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं। क्लियर? तो सर मामला तो उल्टा होना चाहिए। अगर मैं पूछूं लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी ज्यादा है, आई माइनस, तो ये रिएक्शन इधर नहीं, ये तो इधर जानी, लेकिन रिएक्शन कहां जा रही है, उधर। यही इस रिएक्शन की खूबसूरती है, इसीलिए ये एक नेम रिएक्शन है। और उसने जो पूरा खेल खेला है ना, वो किससे खेला है, सॉल्वेंट से। किससे खोला है, सॉल्वेंट से। जो आपका सॉल्वेंट होता है ये लेस पोलर सॉल्वेंट है। समझिए मेरी बात को। अगर आपको ये समझना है, क्योंकि आपने सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा है, इसलिए मुझे सारी बातें बतानी पड़ रही है, इसलिए आप थोड़ा सा समझेंगे। मान लीजिए अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने है प्योर NaCl। क्या है, प्योर NaCl हमारे सामने, प्योर NaCl। क्लियर? और मान लीजिए मैंने इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए इस प्रकार से, ये इस प्रकार से इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं। इनको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया है, बैटरी से। किससे कनेक्ट कर दिया है, बैटरी से। सर्किट भी क्या कर दिया है, कंप्लीट। ये लीजिए, बताइए क्या यहां पर राइट नाउ कोई करंट फ्लो कर रहा है? प्योर NaCl करेगा, किसकी वजह से? बेटा NaCl लैटिस में होता है, आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। आगे बात समझ में? Na प्लस और Cl माइनस एक लैटिस के अंदर पैक रहते हैं, ये फ्री नहीं होते हैं मूव करने। आपने पढ़ा है, सोलिबिलिटी पढ़ी है ना, आरडी सर ने ऐसी बातें की होंगी कभी ना कभी जरूर, अगर आपको याद आ जाए तो बताना, कि NaCl वाटर में सोल्यूबल होता है। NaCl वाटर में, बिकॉज जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो लैटिस एनर्जी से ज्यादा है। तो लैटिस क्या हो जाता है, ब्रेक। लैटिस ब्रेक होने का मतलब है कि जो जिस लैटिस के अंदर ये पैक थे Na प्लस और Cl, वो लैटिस ही टूट गया। नाउ दे आर फ्री टू मूव। और सबसे सिंपल बात समझिए, आपने बहुत बार ऐसा किया होगा, गांव के लोग अक्सर ऐसा करते हैं, जो बिजली चुराते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रिक पोल से लाइट लाते हैं तो एक ही वायर लाते हैं, 2 नहीं लाते हैं, एक वायर लेके आते हैं, क्योंकि अगर इतना ही खर्चा कर लेते तो बिजली का बिल ही भर देते। एक वायर का इस्तेमाल करते हैं, और एक वायर अपने घर के बाहर से लाते हैं, जिसमें नॉर्मली क्या करते हैं, लोहे की रोड को धरती में गाड़ते हैं। ठीक है, जिसको अर्थिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थिंग। तो वहां से तो लेके आते हैं फेस, और यहाँ पर क्या बनाते हैं, अर्थिंग। क्लियर? कुछ दिनों के बाद क्या होता है, लाइट धीरे धीरे डिम पड़ने लगती है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें नमक डालते हैं, और फिर क्या डालते हैं, पानी। तो लाइट ऑटोमेटिक जो डिम से थी वो क्या होने लगती है, फुल होने लगती है। तो उसमें पानी क्यों डाल रहे हैं हम, क्योंकि जो आपके आयंस हैं वो मूव नहीं कर पाएंगे। अगर आप प्योर NaCl लेते हो, सो दिस इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनफैक्ट ये इंसुलेटर का ही काम करेगा, क्योंकि आयंस फ्री होते ही, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर क्या ऐड कर दोगे, वाटर, तो फिर Na प्लस फ्री हो गया है और Cl माइनस फ्री हो गया है। तो फिर Na प्लस और Cl माइनस इधर उधर मूव करने लगेंगे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होने लगेगी, कंडक्ट होने लगेगी। लेकिन सर मुद्दे की बात यह है कि इसका इन सब से क्या लेना देना है, इसका इन सब से क्या लेना देना है, क्योंकि पूरा खेल ही किसका है, सॉल्वेंट का। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। आपने सॉल्वेंट की ओर क्या लिया हुआ है, एसीटोन। क्या लिया हुआ है, एसीटोन। समझना मेरी बात को, ये हमारे सामने है एसीटोन। एसीटोन जो होता है वो लेस पोलर सॉल्वेंट होता है। ये हमारे सामने है एसीटोन, विच इज ए लेस पोलर सॉल्वेंट। पोलर तो है लेकिन लेस पोलर सॉल्वेंट है। इसकी खास बात क्या होती है कि अगर आप इसके अंदर क्या डालोगे, NaI। क्या डालोगे, NaI। तो NaI जो होता है वो इसके अंदर सोल्यूबल हो जाता है। कारण ये होता है कि अगर मैं आपसे पूछना चाहूं लैटिस एनर्जी, अब वापस आईओसी आएगी, क्या आएगी, आईओसी। लैटिस एनर्जी की अगर मैं तुमसे बात करना चाहूं तो बताओ, हमारे सामने है NaCl, हमारे सामने है NaBr, और हमारे सामने है NaI। क्या आप इनकी लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बता सकते हो? सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी है, सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी NaCl, उसके बाद NaBr, और सबसे कम किसकी है, NaI। आगे बात समझ। इसका मतलब क्या हुआ कि NaCl और NaBr की हाई लैटिस एनर्जी, हाई लैटिस एनर्जी की होने की वजह से ये लेस पोलर सॉल्वेंट लाइक एसीटोन सोल्यूबल नहीं होते। सोल्यूबल नहीं होते हैं का मतलब क्या हुआ कि वहां पर आपके पास Na प्लस और Cl माइनस फ्री नहीं है, यहां पर आपके पास Na प्लस और Br माइनस फ्री
नहीं है। यानी कि एसीटोन के अंदर इनके क्या बन जाएंगे, पीपीटी। क्या बन जाएंगे, पीपीटी। ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, ये एसीटोन के अंदर सोल्यूबल नहीं होंगे। यहां पर भी क्या बन जाएंगे इसके, पीपीटी। अगर पीपीटी बन गए तो फिर बताइए आपके पास Br माइनस है क्या, नहीं। आप ये समझो आपने लेटिस नहीं पढ़ा है, अगर आप लेटिस पढ़ते तो मैं आपको बताता, Na प्लस और Br माइनस ये पैक है। कैसे है, पैक है, ये खुला नहीं है। क्लियर। यहां पर अगर अपन बात करें NaCl, तो यहां पर Na प्लस और Cl माइनस क्या है, पैक है एसीटोन के अंदर। ये अलग अलग है ही नहीं। इनफैक्ट लैटिस टूटेगा तब Br माइनस बाहर आएगा, लैटिस टूटेगा तब Cl माइनस बाहर आएगा। जैसे मान लीजिए अगर इस रूम का दरवाजा बंद कर दिया जाए, क्लियर, तो बाहर कुछ भी हो जाए हम बाहर नहीं जा सकते, हम रूम के अंदर क्या है, बंद। ऐसे ही आयंस लैटिस के अंदर पैक होते हैं, सॉलिड स्टेट में आप पढ़ोगे। अलग टाइप की पैकिंग एफिशिएंसी होती है, अलग टाइप के पैकिंग पैटर्न होते हैं, वो सॉलिड स्टेट में आपको बताए जाएंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब बताओ क्या इस रिएक्शन को कोई वापस लाने वाला है, क्योंकि आपके सामने प्रोडक्ट साइड को न्यूक्लियोफाइल है ही। आपके दिमाग में आएगा Cl माइनस है तो सही, Cl माइनस फ्री नहीं है, लैटिस में पैक है। और हमने सॉल्वेंट ऐसा लिया है जिसमें लैटिस टूटी, इसकी सोल्युबिलिटी एसीटोन के अंदर है ही नहीं। तो प्रोडक्ट साइड आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है, केवल न्यूक्लियोफाइल किस साइड है, रिएक्टेंट साइड है। और आप देखो जैसे जैसे रिएक्शन के ये क्या बनेंगे, पीपीटी। पीपीटी बनेंगे तो प्रेसिपिटेट आउट होकर बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसकी कंसेंट्रेशन क्या होने लगेगी, लगातार कम, सॉल्यूशन में तो कम होगी ना। तो ली चैटरली प्रिंसिपल से रिएक्शन कहां दौड़ने लगेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन लगातार कम होगी तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फिंकरस्टीन ने पूरा गेम किसके साथ खेला है, सॉल्वेंट के साथ। अब आप सोचो ड्राई क्यों लिया है, क्योंकि वाटर में तो NaCl और NaBr सोल्यूबल होते हैं, तो हमें वाटर नहीं लेना है। यही बात आपको समझ में आ गई। रिएक्शन कहां से जाएगी, SN2 से। रिएक्शन कहां से जाएगी, SN2 से। निपटाएंगे, आगे बढ़ो। लिखवाऊंगा ये मैं लैंग्वेज में, सब परेशान होने की जरूरत नहीं। जल्दी जल्दी निपटाएंगे। आपसे कितना डिटेल में पूछता भी नहीं है, आपको तो Cl दे हटा के आई लगा देना है, Br दे हटा के आई, खत्म। 99% केसेस में बहुत आसानी से क्वेश्चंस बन जाते हैं। मामला कब फंसता है, जब स्टेटमेंट आती है। प्रोडक्ट को समझाने के तरीके तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत है, बस आंसर पता होना चाहिए। आंसर तक फिर मास्टर ले जाएगा, वो सारी बातें छुपा लेते हैं। SN2 को बहुत आसानी से समझाया जाता है। ये I माइनस आएगा, X को लात मारेगा, बाहर फेंक देगा। ये बहुत बढ़िया है। I आया, X को क्या मारी, लात, X कहां चला गया, बाहर। तुझे कुछ नहीं पता चल रहा क्या है रिएक्शन, समझा के भी चला गया। मॉड्यूल डिस्कशन होगा तब बोले ये क्या मारेगा, लात। लेकिन कौन किसको लात मारेगा, कब मारेगा, ये नहीं पता ना। क्योंकि तुमने अगर गलत आदमी को लात मार दी तो कई लात खानी भी पड़ सकती है। तो इन सब का कोई मतलब नहीं है। आपकी लैंग्वेज हमेशा वो होनी चाहिए जो पेपर में पूछी जाएगी। अगर आप आलतू फालतू की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस पर्टिकुलरली इस बार फिजिकल केमिस्ट्री में इसलिए बच्चों को गलत हुए क्योंकि उनको स्टेटमेंट ही ढंग से समझ में नहीं आई, ये पूछ क्या रहा। ऐसा ही ऑर्गेनिक में भी हो सकता है, जब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनाएगा तो पहले समझो तो सही पूछना क्या चाहता है। अपन तो बस क्या देखते हैं, जो अपने को आता है वो बता के आ जाते हैं, उसने क्या पूछा उससे क्या मतलब। जल्दी से निपटाएंगे, मैं आता हूँ।
निपटा दिया है क्या? अभी तक भी नहीं निपटाया है? NaCl NaBr सोल्यूबल नहीं होंगे। एंटी बॉन्डिंग मिला, एंटी बॉन्डिंग मिलाता है इसको मारो ना। बता दिया है क्या? लिखेंगे। लिखिए, NaI is soluble in dry acetone. NaI is soluble in dry acetone. NaI is soluble in dry acetone. Whereas NaCl and NaBr, whereas NaCl and NaBr, whereas NaCl and NaBr are insoluble, are insoluble, are insoluble due to high lattice energy, are insoluble due to high lattice energy. NaCl और NaBr सोल्यूबल नहीं, मतलब एसीटोन के अंदर आपको Cl माइनस नहीं मिलेगा, एसीटोन के अंदर आपको Br माइनस नहीं मिलेगा, इनसोल्यूबल होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इसी में, NaCl and NaBr, NaCl and NaBr precipitate out, NaCl and NaBr precipitates out, NaCl and NaBr precipitates out मतलब क्या बन जाएंगे? PPT, precipitate out in dry acetone, precipitate out in dry acetone, which facilitates, which facilitates, which facilitates मतलब यही फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा रिएक्शन को आगे जाने के लिए, which facilitates the reaction in forward direction, which facilitates the reaction in forward direction according to Le-Chatterley principle, which facilitates the reaction in forward direction, which facilitate the reaction in forward direction according to Le-Chatterley principle. क्लियर? आप बताइए, अगर ये प्रेसिपिटेट आउट होते रहेंगे तो इनकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या होती रहेगी? कम। तो रिएक्शन कहां पर आती रहेगी? फॉरवर्ड। क्लियर? क्या रिएक्शन बैकवर्ड जा सकती है? नहीं। बेसिक रीजन तो ये बैकवर्ड में ले जाने के लिए न्यूक्लियोफाइल ही नहीं। आगे बात समझ में। दूसरी बात, पीपीटी फॉर्मेशन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल, अगर आपने फिजिकल ढंग से पढ़ी है तो। पीपीटी फॉर्मेशन क्या होती है? इरिवर्सिबल। तो हैंस ये रिएक्शन कैसी होगी आपकी? इरिवर्सिबल रिएक्शन। मेन फंडा इस रिएक्शन के इनिशिएट होने का क्या है कि हैलोजेंस जो हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप भी होते हैं और अच्छे न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। तो ये हैलोजन हट इसलिए गए क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप था, हट इसलिए गया क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप था, हटा इसलिए दिया आई माइनस ने क्योंकि आई माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल। आगे बात समझ में। लेकिन वापिस आने के रास्ते बेचारों के क्या हो गए? बंद। नेक्स्ट लिखेंगे, अगर आपसे पूछे कि रिएक्शन होने का कारण क्या है तो ये भी एक अच्छा कारण है कि हैलोजेंस अच्छे लिविंग ग्रुप और अच्छे न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट लिखेंगे, halogens are good living group as well as good nucleophiles. Halogens are good living group as well as good nucleophiles. Halogens are good living group as well as good nucleophiles. चलिए मेरे भाई रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अब आप जान चुके हैं कि रिएक्शन कहां से जाएगी? SN2 से। यहां पर लगा हुआ है Cl, रिएक्शन करवाई गई है NaI। एसीटोन लिख दे तो ठीक है, कई बार नहीं लिखता है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स ए पॉपुलर रिएक्शन। बताएंगे रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनने वाला। HBr, फिर रिएक्शन करवाई गई है HBr परऑक्साइड, रिएक्शन करवाई गई है NaI एसीटोन, यहां पर भी जो है वो रिएक्शन करवाई गई है NaI
एसीटोन। प्रोडक्ट आपको बताना है क्या बनेगा आपके से। जल्दी जल्दी निपटाएंगे। हम अल्काइल आयोडाइड्स बना क्यों रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दिए। हम अल्काइल फ्लोराइड और अल्काइल आयोडाइड नहीं बना पाए इससे पहले कभी भी, क्योंकि जब भी हम एलोजन में लेते थे तो F को हटा देते थे क्योंकि वो एक्सप्लोजिव रिएक्शन करता था, और I को हटा देते थे क्यों, वो रिवर्सेबल करता था। तो ClBr तो हम कहीं से भी लगा लाएंगे, लेकिन I और F हमसे नहीं लगता, इसलिए हम यहाँ पर अल्काइल आयोडाइड्स क्लोराइड और ब्रोमाइड की मदद से बना रहे हैं। ऊपर वाले रिएक्शन के बारे में बता सकते हो, बताओ रिएक्शन कहां से जाएगी, SN2। तो लिविंग ग्रुप कहां पर है, कायरलिटी सेंटर। तो आप जानते हैं ना कि SN2 में क्या होगा, 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। पता है कि नहीं पता है। तो RS की मदद से आंसर को लेकर चलेंगे। अगर यहाँ पर R तो वहां पर क्या बना देना है S, और यहाँ पर S तो वहां पर क्या बना देना है R। RS की मदद से लेकर चलेंगे। SN2 रिएक्शंस प्रोसीड्स विद 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। बताइए इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, 1। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, 4। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, 3। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, 2। 1 से 2, 2 से 3, कैसे मूव कर रहा हूं, क्लॉकवाइज। कॉन्फिगरेशन क्या आएगी, R। तो वहां पर अब S आनी चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे भी लिखे। क्लियर। तो यहां पर आपका हाइड्रोजन कहां चला जाएगा, डैश पर, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसको प्रायोरिटी मिलेगी 1, इसको 4, इसको 2 और इसको 3। 1 से 2, 2 से 3 ऐसे। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, S, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी वेज पर, फोर्थ प्रायोरिटी वेज पर है। ध्यान रखिएगा इसका। अगर R है तो क्या बनेगा, S, और S है तो क्या बनेगा, R। SN2 रिएक्शन प्रोसीड्स विद 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अगर उसने रिएक्टेंट की स्टीरियो बताई है तो हमें प्रोडक्ट की बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट में बताइए, HBr नॉर्मल कैसे जोड़ोगे, H प्लस और Br माइनस। पहले कौन जुड़ेगा, Br माइनस जुड़ नहीं सकता, एल्किन न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो H प्लस ऐसे जुड़ेगा ताकि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सके। तो यहां पर जुड़ेगा H, यहां बनेगा केटाइन, और यहां पर बाद में कौन आ जाएगा, Br। बताइए रिएक्शन कहां से प्रोसीड करेगी, SN2 से। तो यहां स्टीरियो की बातें नहीं हो रखी है, पता ही नहीं Br वेज पर है या डैश पर, तो I लगा देंगे Br को हटा के, खत्म। दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। HBr प्रोक्साइड, आप जानते हैं प्रोक्साइड के केस में रेडिकल मैकेनिज्म, पहले H जुड़ेगा कि Br, पहले Br। तो Br रेडिकल यहां जुड़ेगा और यहां रेडिकल बनेगा ताकि एक स्टेबल रेडिकल बन सके, और यहां पर क्या बनेगा, H। फिर आप जानते हैं रिएक्शन कौन सी होगी, SN2। ये करेगा अटैक और ये निकलेगा खटैक। यहां पर अगर अपन बात करें, न्यूक्लियोफाइल कौन से कार्बन पर अटैक करता है, जिस पर लिविंग ग्रुप लगा होता है। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या, होनी भी नहीं चाहिए। SN2 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है क्या, नहीं, कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है। जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप हटा के न्यूक्लियोफाइल लगाओ। अगले क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल आते हैं बताइए। ये रहेगा प्लस और ये रहेगा माइनस, ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। सुनने में आया है कि बहुत ही गजब का SN2 रिएक्शन देगा, ये बहुत फास्ट जाएगा SN2। याद है ना ये वाला, CO बॉन्ड वाला SN2 के रेट को सबसे ज्यादा बढ़ाता था। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये हमारे सामने कौन सी रिएक्शन हो गई है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। दो दो कौड़ी की बातें हैं। मैं चाहता तो सारी रिएक्शन एक दिन में निपटा देता अल्काइल हैलाइड की, RX लिख के, लेकिन तुम्हें बाद में कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है। तो पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाकर हम ऑर्गेनिक को समझ सकते हैं। निपटा दिया है क्या। चलिए नेक्स्ट, स्वार्ट्स रिएक्शन। ये भी दो कौड़ी की रिएक्शन। अगली जो रिएक्शन हमारे सामने रहेगी दैट विल बी स्वार्ट्स रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज में सेकेंड, स्वार्ट्स रिएक्शन लिखे इसके अंदर। यूजिंग दिस रिएक्शन एल्काइल फ्लोराइड्स आर प्रिपेयर्ड। यूजिंग दिस रिएक्शन एल्काइल फ्लोराइड्स आर प्रिपेयर्ड।
Schwarz reaction. Using this reaction, alkyl fluorides are prepared. Using this reaction, alkyl fluorides are prepared. क्या बनाते हैं Schwarz reaction के इस्तेमाल से हम? alkyl fluorides. बताइए X क्या लेंगे इसमें? alkyl halide के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये रहेगा RX. तो X क्या क्या लोगे? Cl या Br. I तो खुद दूसरी जगह से बना के लाए, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भाई? आयोडीन तो कहां से लगाया अभी थोड़ी देर पहले? क्लोरीन और ब्रोमीन को हटाकर तो आयोडीन लगाया. तो आयोडीन से हटाने का क्या मतलब है? मान लीजिए आप दूसरे के यहाँ से दूध मांग के लाए चाय बनाने के लिए, आपके कोई और मांगने आ गया, क्या फायदा है? क्लियर? तो हम तो खुद आयोडीन इनको हटा के लगाए हैं थोड़ी देर पहले. तो या तो क्या लेंगे हम? क्लोरीन को लगाना आसान होता है और ब्रोमीन को लगाना आसान, तो इनको हटा के ही तो लगाएंगे. तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? फ्लोरीन. क्लियर? तो रिएक्शन आप किसके साथ करवाते हो? नॉर्मली मेटल फ्लोराइड्स के साथ, AgF के साथ रिएक्शन करवाते हो. और अगर अपन बात करना चाहें COF3 के साथ रिएक्शन करवा दो. और अगर अपन बात करना चाहें Hg2F2 के साथ रिएक्शन करवा दो. क्लियर? जो भी आपके जो भी आपके मेटल फ्लोराइड्स हैं उनके साथ आप रिएक्शन करवा सकते हैं. बस X को हटाकर क्या लगा देना है? F. क्लियर? जैसे AgF के साथ करवाओगे तो यहां पर क्या बन जाएगा? AgX. दैट्स इट. बस इसका एनसीईआरटी ने कोई पर्टिकुलर एग्जांपल भी नहीं दिया, आर ही समझाया. बस इतना सा पता होना चाहिए कि X को हटाकर यानी कि क्लोरीन ब्रोमीन को हटाकर क्या लगाना है? फ्लोरीन. इससे दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नॉर्मली ये पूछी जाती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्वार्ट्स रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन स्वार्ट्स रिएक्शन है? या विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड यूजिंग स्वार्ट्स रिएक्शन. बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. मतलब आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन लग रहा है, मतलब कौन सी रिएक्शन होगी? स्वार्ट्स. बाकी और कहीं से लगा ही नहीं सकते. डबल बॉन्ड पर एल्कीन पर लगाकर बना सकते थे, वहां भी हमने HF का इस्तेमाल नहीं किया. एल्केन की रिएक्शन भी हमने F2 के साथ नहीं करवाई क्योंकि एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है ये. तो कुल मिलाकर हमने अभी तक फ्लोरीन कहीं और से लगाया ही नहीं, तो यहीं पर जाकर लगता है, इसलिए रिएक्शन अपने आप में क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट. तो ये हमारे सामने थी स्वार्ट्स रिएक्शन. तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपकी हैं वो क्या तोड़ती हैं? एल्काइल हैलाइड्स की दम तोड़ती है. अब कौन सी रिएक्शंस रहेंगी? एलिमिनेशन. नॉर्मली हम एलिमिनेशन को बाद में लेते थे, लेकिन इस बार एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन निपटाने की हमने सोची है. तो नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा एलिमिनेशन. एलिमिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ alkyl halides. Elimination reactions of alkyl halides. Elimination reactions of alkyl halides. आप जानते हैं alkyl halides की कितनी रिएक्शन थी? कितनी थी? 3. रिएक्शन विद मेटल जो कि हल्की सी थी, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन. मैं आपको बता दूं कि एक लिविंग ग्रुप को आप दो तरीके से हटा सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन से या फिर एलिमिनेशन से. तो अभी हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा क्या कि एलिमिनेशन होता कैसे है, फिर हम पढ़ेंगे कि एलिमिनेशन होता कब है और कब हमें सब्स्टिट्यूशन करवाना चाहिए और कब हमें एलिमिनेशन करवाना चाहिए. क्लियर? चलिए, तो अगर अपन बात करें पहले एलिमिनेशन का थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. किसका? एलिमिनेशन का हम यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. एलिमिनेशन जो हमारे सामने रहता है वो मेनली कितने टाइप का रहता है? 2. एक हम बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन. क्या बोलते हैं? अल्फा एलिमिनेशन हम बोल देते हैं. इसी को ही कई बार बेटा 1-1 एलिमिनेशन भी बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं? 1-1 एलिमिनेशन भी हम इसको बोल देते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं. ठीक है? दूसरा जो एलिमिनेशन रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन. क्या बोलेंगे? बीटा एलिमिनेशन हम इसको बोलते हैं. बीटा एलिमिनेशन को ही कई बार हम कौन सा बोल देते हैं? 1-2 एलिमिनेशन. क्या बोल देते हैं? 1-2 एलिमिनेशन भी हम बोल देते हैं. और बीटा एलिमिनेशन की जो कैटेगरी है वो हमारे सिलेबस में है. उनमें से एक तो आएगा कौन? E1. जैसे SN1 होता है वैसे कौन होता है? E1. एक अगर अपन बात करें तो हमारे सामने आएगा कौन? E2. एक बार कई बार आप मेरे मुंह से नाम सुनेंगे E1CB का. किसका? E1CB का नाम आप सुनते रहेंगे, हालांकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है. E1 की बातें हैं, E2 की बातें हैं, E1CB की बातें नहीं है. E1 की फुल फॉर्म बता सकते हो? 1 का मतलब क्या रहेगा? यूनिमोलिक्यूलर.
क्या रहेगा, यूनिमोलिकुलर, और वन का ई का मतलब एलिमिनेशन। तो ये हो गया हमारे सामने यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कहां पर होता है आपका SN1। यूनिमोलिकुलर वो सब्स्टिट्यूशन होता है, ये यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन है। बताइए 2 का मतलब क्या रहेगा, बाई मोलिकुलर। तो यहां पर हमारे सामने ये रहता है बाई मोलिकुलर, और ई का मतलब क्या रहेगा, एलिमिनेशन। ये हमारे सामने रहेगा बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन, और वो रहेगा यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। E1 CB की बातें हमें नहीं करनी, कारण ये है कि एनसीईआरटी ने इसका कोई डिस्कशन नहीं किया, और जो बात एनसीईआरटी नहीं करता वो हम भी नहीं करते। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि हमें कितना आता है, इंपॉर्टेंट ये है कि नीट में कितना आता है। आगे बात समझ में। एलिमिनेशन पर अब हमारी चर्चाएं चलेंगी, और एल्काइल हैलाइड्स में जो मैक्सिमम आपका रहेगा वो कौन सा रहेगा, E2। सारे रिएक्शंस जो जाएंगी वो E2 से जाएंगी। मैं आपको बता दूं पहले ही, अगर आपने एलिमिनेशन को बहुत ज्यादा पढ़ लिया, साइंटिस्ट बन गए इसमें, तो पीछे का सारा सब्स्टिट्यूशन बर्बाद हो जाएगा। जो अभी तक तुमने मेहनत की है उस पे सब पे क्या फिर जाएगा, पानी। सच्चाई की बात कह रहा हूं मैं। एनसीईआरटी जिस तरीके से एलिमिनेशन को डील करता है, 3 लाइनों में पूरी क्या हो जाती है, खत्म। लेकिन हम जिस तरीके से डील करते हैं, हम इस तरीके से डील नहीं करते कि नीट में कितना आता है, हम इस तरीके से डील करते हैं कि हमारे पास किसके नोट्स हैं। हाँ, आईआईटी वाले के नोट्स हैं तो आईआईटी वाले के नोट्स से पढ़ा रहे हैं, फिर उसमें पेपर में भी बना रहे हैं, पेपर में भी वैसे क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं। उससे कोई फायदा। कल 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के रख दूंगा तो क्या आपसे तो नहीं बनेंगे, पेपर तो हो गया मुश्किल। लेकिन नीट में तो हिस्ट्री आती, तो इन चीजों को मत देखा करो कि सर उनके पेपर के क्वेश्चंस नहीं बने हैं, लाओ मैं बनाऊंगा 10 क्वेश्चन, उनसे भी नहीं बनेंगे, पेपर का छोड़ो, बनाने वाले से भी। हम किस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं पहले ही आपके दिमाग में क्लियर होना। हमें सर नीट में आने वाला क्वेश्चन हमारा बन जाए, बाकी हमें कोई लेना देना। अगर तुम्हारे नीट में 650 आ गए और मैं बोलता हूँ इधर आओ मैं स्टूडियो और पढ़ाऊंगा, तुम फड़कोगे भी नहीं कि जितना पढ़ना था पढ़ लिया, माफ करो अब कोई मतलब। तो पहले अपनी रिक्वायरमेंट को जानो, जितना लिमिटेड पढ़ोगे परेशान भी कम होगे, और फाइनल पेपर में नंबर भी अच्छे आएंगे। क्योंकि कम पढ़ोगे तो उसको टाइमली रिवाइज भी कर पाओगे, फालतू पढ़ोगे तो ना तो रिवीजन ढंग से होगा, दूसरी बात ना नंबर ढंग से आएंगे, तीसरी बात जो समझ में आया था वो भी बर्बाद होने लगे। तो हमें बहुत लिमिटेड बातें यहाँ पर करनी है, ठीक है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जब भी आपसे एलिमिनेशन का टाइप पूछे, क्या पूछे, एलिमिनेशन का टाइप, तो अपने सिलेबस में जितने भी एलिमिनेशन है सारे कौन से हैं, बीटा एलिमिनेशन। पहले अल्फा एलिमिनेशन के बारे में मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूं, किस प्रकार से अल्फा एलिमिनेशन होता है, क्यों इसका नाम अल्फा एलिमिनेशन हमारे सामने पड़ा हुआ है। जैसे ये हमारे सामने होता है क्लोरोफॉर्म, क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, क्लियर। जिस कार्बन पर आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन को कौन से बोलते हैं, अल्फा। तो यहां पर एलिमिनेशन का मतलब समझो, एलिमिनेशन का मतलब सिंपल सा होता है बाहर निकलना। तो जो चीज निकलेगी दोनों ही कहां से निकलेंगे, अल्फा से, दोनों ही कहां से निकलेंगे। यहां पर अल्फा लिख दो या 1 लिख दो, एक ही बात है। तो देखिए बेस आएगा आपके सामने, जो पहले न्यूक्लियोफाइल रहता था अब वो क्या बनने लगेगा, बेस। इतना फर्क होगा। तो कब न्यूक्लियोफाइल बनेगा, कब बेस बनेगा, वो हमें जानना पड़ेगा, क्लियर। ये जो आपके सामने है बेस आएगा, बेस की नजरें किस पर होती हैं, अल्फा एच, एसिडिक एच पर, क्लियर। तो आप जानते हैं यहां पर हेलोजेंस का भयंकर माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। यहां पर कैसा रहेगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो खतरनाक इलेक्ट्रॉन यहां से खींच रहा है, यहां पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो एच है ये थोड़ा सा क्या हो गया है, एसिडिक। तो ये जो ओ एच माइनस है इस पर करेगा अटैक। तो बताओ ओ एच माइनस एच को एच प्लस बनाकर हटाएगा या फिर एच माइनस बना के हटाएगा, एच प्लस। तो यहां पर तो क्या बन जाएगा, H2। और यहां पर आप बताइए, अगर मैंने यहां से किसको हटा दिया है, H प्लस को, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके पास गए हैं, कार्बन के पास। तो कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। कारण ये है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका था एक हाइड्रोजन का था, हाइड्रोजन को इसको एक्स्ट्रा मिल गया, तो कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब मैं आपको समझा सकता हूं कि इस हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर है, क्यों, बिकॉज इट्स कॉन्जुगेट बेस इज बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि यहाँ पर जियोसिम मैंने आपको पढ़ा रखा है कि यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज और इसके पास क्या है, वैकेंट 3D ऑर्बिटल। तो क्या देखने को मिलेगा, बैक बॉन्डिंग। तो इसीलिए एच हट जाता है, बिकॉज इट्स कॉन्जुगेट बेस इज बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड। अब आप थोड़ी देर बाद समझो, बताइए हेलोजन का तो नेचर है लिविंग ग्रुप, एक्स किसी का भी एक्स बन सकता है। अगर ये यहां से हट गया, क्या हो गया, हट गया, तो बताइए हटने वाला इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाएगा कि छोड़कर जाएगा,
लिविंग ग्रुप ऑलवेज एलिमिनेट्स विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे बात समझ में? चलिए, तो यहां पर अगर अपन बात करें तो देखिए किस प्रकार की बातें रहेंगी। एक तो इस पर क्या है, लोन पेयर, तो मैं लोन पेयर तो पहले बना देता हूं, ये रहा लोन पेयर, ठीक है। कितने सीएल लगे हुए थे? तीन। तीन सीएल में से एक सीएल तो बाहर निकल गया है, और क्या बनकर निकला है? सीएल माइनस। तो जिस बॉन्ड से ये निकला होगा तो वो बॉन्ड तो क्या हो गया होगा? खाली। ऑर्बिटल खाली हो गया कि नहीं हो गया? तो ये आपके सामने बन गया है। यहां से निकला, इस पर आना चाहिए था माइनस, इस पर आना चाहिए था प्लस, लेकिन पहले से क्या था? माइनस। माइनस प्लस मिलकर क्या हो गया? न्यूट्रल। ये आपके सामने बन गया है। इसको हम बोलते हैं कार्बिन। क्या बोलते हैं? कार्बिन। क्लियर? नाम पर्टिकुलर है इसका, डाइक्लोरो। कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं? डाइक्लोरो कार्बिन। क्या बोलते हैं इसको? डाइक्लोरो कार्बिन हमारे सामने। कार्बिन पर हमारा बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं रहेगा। देखिए, अब कार्बिन को भी अगर मैं खींचना चाहूं ना तो जीओ से मैं खींच सकता था। सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन, विच वन इज मोर स्टेबल? सिंगलेट, ट्रिपलेट। अगर कोई बोल देता है कि ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होती है तो मूर्ख है, उसको पूरी बातें नहीं पता है। हमने नहीं पढ़ी है इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं आता है। आपके काम का बात ही नहीं करना इसके ऊपर, क्योंकि पूछेगा ही नहीं। हमें तो यह समझना है कि अल्फा एलिमिनेशन का मतलब क्या है। आप बताइए, यहां से कुल मिलाकर कौन हटा? एच हटा और एक्स हटा। हेलोजन हटा कि नहीं हटा? एच हटा और एक्स हटा। दोनों कहां से हटे? अल्फा कार्बन से। देखिए, ये हटा अल्फा से, ये हटा अल्फा से। या ये कह सकते थे, यहां पर आईपैक नंबरिंग करता तो यहां पर क्या लिखता मैं? वन। तो वन से ही एच हटा, वन से ही एक्स हटा, इसलिए इसको वन वन या अल्फा एलिमिनेशन का नाम दिया जाता है। आगे बात समझे? या तो आप इसको बोल सकते हो वन वन एलिमिनेशन, या बोल सकते हो अल्फा एलिमिनेशन। छापेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या सर हमें इस पर ध्यान देना चाहिए? क्या अल्फा एलिमिनेशन से रिलेटेड कोई बात हमसे पूछ सकता है? नहीं। एनसीईआरटी ने इसका कोई डिस्कशन, फालतू की दिमाग खराब नहीं करना। आपके अभी तक के किसी भी पेपर के अंदर फालतू क्वेश्चन नहीं दिया मैंने। पेपर को टफ बनाने का मतलब यह नहीं होता कि वो पूछो जो नीट पूछता ही नहीं है। तुम प्लस टू में हो, तुम्हें 2-3 साल बाद समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है। सही कह रहा हूं, गलत नहीं कह रहा हूं। 2-3 साल तक तो बच्चा नोट्स इकट्ठे करता रहता है। वो टाइम गया जो ज्यादा पढ़ते थे, अब ज्यादा पढ़ने से निपट रहे हैं। निपटा दिया है क्या? तो अल्फा एलिमिनेशन तो क्लियर हो गया कि अल्फा कार्बन से एच हट जाए और अल्फा कार्बन से ही एक्स हट जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? अल्फा एलिमिनेशन। यानी कि एलिमिनेशन का मतलब, आप देखते हैं रियलिटी शो वगैरह बहुत देखते हैं, तो उसमें एलिमिनेशन राउंड होता ही है। एलिमिनेशन का मतलब किसी को क्या निकालना है? बाहर निकालना है। तो एच भी बाहर निकल गया और एक्स भी बाहर निकल गया, तो इसको क्या बोल दिया है? एलिमिनेशन। एक ही मॉलिक्यूल दो टुकड़ों में टूट जाता है, तो उसको क्या बोल देंगे? एलिमिनेशन। अल्फा पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, बीटा से हमें चीजें और भी समझ में आएंगी। निपटा दिया है क्या? चलिए, देखिए बीटा एलिमिनेशन पहले हम देख लेते हैं। बीटा एलिमिनेशन में कौन आता है? E1 भी बीटा एलिमिनेशन का टाइप है, और E2 भी बीटा एलिमिनेशन का ही टाइप है। तो बीटा एलिमिनेशन हम इसमें इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो हटने वाला H होगा वो कहां से हटेगा? बीटा पोजीशन से। कहां से हटेगा? बीटा पोजीशन से। सबसे पहले समझते हैं बहुत आसान तरीके से। हम पढ़ेंगे एक बहुत ही फेमस रिएक्शन जिसका नाम रहेगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या रहेगा? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्लियर? देखो, इसमें अल्फा बीटा करवाओ। अल्फा वो कार्बन होता है जिस पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, तो अल्फा कार्बन यही है कि नहीं है? यस। और ये कौन सा कार्बन है? बीटा। क्लियर? जब ये रिएक्शन करवाओगे H प्लस की प्रेजेंस में और हीट, अभी H प्लस और हीट पर ध्यान नहीं देना, पढ़ेंगे तब बता दूंगा। क्लियर? तो अल्फा से तो क्या हटेगा? OH, और बीटा से क्या हटेगा? H। एक्चुअली ये रिएक्शन इस बीटा H की वजह से ही होती है। अगर बीटा H नहीं होता तो एलिमिनेशन ही नहीं होती। तो देखो यहां पर अल्फा और बीटा से हट गए। अल्फा से कौन हट गया है? अल्फा से कौन हट गया है? OH। और बीटा से कौन हट गया है? H। दोनों के बीच में क्या बन गया है? डबल बॉन्ड। और बाहर कौन निकल गया है? वाटर। ये हो गया एलिमिनेशन। वाटर को आपने क्या निकाल दिया है? बाहर। तो इसको क्या बोलेंगे? एलिमिनेशन। तो जो इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये क्या हुआ है? डिहाइड्रेशन। वाटर का बाहर निकलना डिहाइड्रेशन, वाटर का जुड़ना हाइड्रेशन।
तो कौन सा एग्जाम्पल है ये? बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ध्यान से सुनते रहना, मान लीजिए हमारे सामने ये है एल्काइल हैलाइड्स का जो मामला रहेगा वो यहाँ से आएगा। कौन लगा हुआ है? हैलोजन। बताओ, अल्फा ये रहेगा, बीटा ये रहेगा। यहाँ पर भी जब आपकी रिएक्शन होगी तो अल्फा से तो कौन हटेगा? हैलोजन। और बीटा से कौन हटेगा? हाइड्रोजन। तो अल्फा बीटा से हट जाएंगे, अल्फा और बीटा के बीच में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। बाहर कौन निकल गया है? HX। कौन कौन बाहर निकला है? H और X। देखो H और X का जुड़ना क्या कहलाता था? हाइड्रो हेलोजिनेशन। और इनका बाहर निकलना क्या कहलाएगा? डी हाइड्रो हेलो। डी का मतलब डिलीट कर दो, बाहर निकाल दो, तो ये रहेगा डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्लियर? कई बार टाइप पूछ लेता है तो भी हम फैल जाते हैं, टाइप में ही फैल जाते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब लिख देगा, बोलेगा टाइप बताओ, रिएक्शन का टाइप क्या है? तो ये रिएक्शन एक डी हाइड्रो हेलोजिनेशन है। डी का मतलब डिलीट कर दे, किसको? हाइड्रोजन को और हेलोजन। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी रहेंगी जिनमें दोनों हेलोजन भी निकलते हुए दिखाई देंगे। अगर मान लीजिए ये रिएक्शन है तो ये रिएक्शन भी एक एलिमिनेशन का टाइप है। बताइए बाहर कौन निकल गया है? X2। बाहर कौन निकल गया है? केवल और केवल किसको हटाया है मैंने? हेलोजन्स को। क्लियर? इसके हटाने के लिए हम इस्तेमाल में लेंगे या तो जिंक या फिर हम इस्तेमाल में लेते हैं NaI। वो टाइम आने पर सारी बातें बताएंगे कि रिएक्शन कैसे हो रही है। इसमें हम इस्तेमाल में लेते हैं RO-। फिर अभी इस पर ध्यान नहीं देना, अभी एलिमिनेशन पर ध्यान देना है कि एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, कि कोई ग्रुप को बाहर निकाल देना। बताइए इसका नाम क्या बोलोगे? डी हेलोजिनेशन। ये हमारे सामने रहेगा डी हेलोजिनेशन। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई है? किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी? अभी तक मैंने ये बताया कि एलिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को बाहर निकाल दे। आगे बात समझे, कैसे निकला, क्यों निकला, ये बातें सारी बाकी हैं। तो अभी एलिमिनेशन में कुछ खास बातें नहीं पड़ी हैं। प्रोडक्ट को देखकर कह सकते हैं ये डिहाइड्रेशन का एग्जाम्पल है। प्रोडक्ट को देखकर कह सकते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का एग्जाम्पल है। प्रोडक्ट को देखकर कह सकते हैं डी हेलोजिनेशन का एग्जाम्पल है। दैट्स इट। अभी तक इतनी बातें हुई हैं, बाकी कोई बातें नहीं हुई। अभी अपन एल्काइल हैलाइड का मॉड्यूल सॉल्व नहीं करेंगे, होल्ड करेंगे उसको। कारण क्या है कि उसमें बहुत सारे रिएक्शन एलिमिनेशन की, और अपन चाहते हैं कि जब करें तो फिर लाइन से ही करना शुरू करें। धन्यवाद। बट रिवाइज करते रहो पोर्शन को।